बेटा हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरह के टाइम पीरियड होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में की जा रही है, प्रोडक्शन की जो पॉलिसीज है उसके लॉजिक्स है वो शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हैं। हमने इसके अंदर एक पढ़ा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन था वो? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दैट इज मस्ट विल बी देयर इन द एग्जाम। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन है बट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन हम पढ़ेंगे। एक होता है रिटर्न टू फैक्टर, एक होता है रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था फैक्टर्स टू प्रोडक्शन कौन से होते हैं? इनपुट्स। क्या कहते हैं उनको? इनपुट्स। निकालो, पेज निकालो। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल वाला। In any output, certain inputs are required and these are referred as factor of input and factors of return. जो भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स चाहिए, इन इनपुट्स को क्या कहा जाता है? फैक्टर्स टू क्या कहा जाता है? फैक्टर्स ऑफ रिटर्न। क्या कहा जाता है? फैक्टर ऑफ रिटर्न। इनके कारण रिटर्न आ रही है क्योंकि इनके कारण ही तो गुड्स बन रहे हैं, गुड्स को बेच के ही पैसे आ रहे हैं, बेच के ही कमाई हो रही है, तो इनको फैक्टर्स ऑफ रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, but these are mainly four, there are mainly four inputs: land, labor, capital and entrepreneurship या skills. In a given environment these factors of production are limited or unlimited. land है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, labor है, capital है, skills है। land हमारे पास इंडिया लैंड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? up to a certain extent limited है, but from individual person point of view उसकी इनकम हो तो इतनी लैंड बढ़ा सकता है। ठीक है, लेबर वो भी क्या है? एक सर्टेन लिमिटेड है। इसका मतलब कौन सा फैक्टर अनलिमिटेड है, कौन सा फैक्टर लिमिटेड है, ये समझना है यहाँ पे। ठीक है, इट इज रेफर्ड एज रिटर्न टू फैक्टर। जहां पे कोई लिमिटेड फैक्टर आएगा, कौन सा फैक्टर आएगा? लिमिटेड को क्या कहा जाएगा? रिटर्न टू फैक्टर। जहाँ पे सारा कुछ अनलिमिटेड होगा कि मैं जब चाहूँ मैं और प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, मैं जब चाहूँ 10 बंदे और बुला लेता हूँ, 50 बुलाऊँ 50 आ जाते हैं, 100 बुलाऊँ 100 अवेलेबल हो जाते हैं। एज अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज सब चीजों की अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो वो कौन सा होगा? रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, इन अवर सिलेबस वी विल स्टडी रिटर्न टू फैक्टर, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डिफरेंस निकालो पहले लास्ट पेज पे। रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, लास्ट पेज पे डिफरेंस निकाला। सेकंड पेज को रीड कर पहला पॉइंट। Return to factor refers to the resultant increase in the TP when only one factor is increased, keeping all the factors fixed. एक फैक्टर इंक्रीज होता है, अदर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। तो एक फैक्टर जिसके बेसिस पे रिटर्न डिटरमाइन हो रही है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। एक ही ऐसा फैक्टर जिसके कारण रिटर्न चेंज होगी। ठीक है बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें रिटर्न एक फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। पेंट करने की शॉप है, पेंटर कैसा है? डॉक्टर हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना हुआ लेकिन डॉक्टर कैसा है? सर्विसेज में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लेबर कैसी है, कितनी है अवेलेबल? लैंड सेम रहेगी, कैपिटल सेम रहेगी। लैंड और कैपिटल पे रेलेवेंसी नहीं होती, लेबर के स्किल की रेलेवेंसी होती है। ठीक है, दूसरा Return to scale refers to the change in output when all the factors inputs are changed simultaneously in the sense proportion in the long run. सारी इनपुट जब बढ़ती हैं उससे जब आउटपुट में चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं? रिटर्न टू स्केल। क्या करवाइए? सारे कंप्लीट है। 115 सर 137 to 161 सॉल्वेंसी और 80 से 133 हो गया बोलता वो भी चेक करवा लें। अब घर से वो शुरू करेगा। आरओआई की सॉल्वेंसी आरओआई करा के सुबह आरओआई। ठीक है, तो जब सारे फैक्टर से आउटपुट में इंक्रीज किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? अनलिमिटेड कहा जाएगा। ठीक है, आगे बेटा टाइम पीरियड। It applies to short run production. शॉर्ट रन है क्योंकि शॉर्ट रन में हम रिसोर्सेज जल्दी नहीं बढ़ा सकते। 6 महीने 1 साल में शायद ही 2-4 चीजें बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हम जगह भी नहीं खरीद सकते हैं, लेबर भी अवेलेबल कर सकते हैं, मशीनरी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे Factor proportion. There is a change in the ratio of fixed and variable factor as variable factor goes on changing. वेरिएबल और फिक्स फैक्टर होते हैं। वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता रहता है, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये भी वेरिएबल, दूसरा फैक्टर भी वेरिएबल, और चेंज दोनों में हो रहा है।
यानी कि सारे फैक्टर्स ही क्या है, वेरिएबल है और सब में ही चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे Sir, तो यहाँ लिखा है there is no change in factor production. फैक्टर प्रोपोर्शन लिखा है। प्रोपोर्शन क्या होता है, परसेंटेज चेंज, इसकी जितनी परसेंटेज में चेंज होगा उतना आउटपुट में चेंज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज की परसेंटेज चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज होगा, यहाँ पे दोनों में जो चेंज है उससे आउटपुट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है, जितना वेरिएबल में चेंज होगा उतना ही चेंज आउटपुट में चेंज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स में कुछ चेंज हो रहा है। और एक कहते हैं ना, एक और एक 11 वाली बात है, अगर दो चीजों को थोड़ा 10% बढ़ाया जाए, शायद 20% रिजल्ट नहीं बढ़ रहा, 25% रिजल्ट बढ़ जाए, तो इसका मतलब इनका proportion of change to variable factor to output is same, but here proportion of change in variable factor to proportion of change in output is not same, it can be more than that। ठीक है, लिखना यही है, समझाने के लिए ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे बेटा। Scale of production. There is no change in scale of production. स्केल मतलब साइज, नो चेंज, साइज चेंज नहीं होगा, इसमें साइज बढ़ जाएगा क्योंकि चीजें बढ़ती जा रही है, इनपुट बढ़ती जा रही है। आगे Reason for operation. Output changes due to change in marginal productivity of variable factor. वेरिएबल फैक्टर की कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर का प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए हमारी आउटपुट बढ़ रही है। ठीक है, आगे बेटा। Output changes due to change in efficiency of एफिशिएंसी, यहाँ पे क्या वर्ड है, जो हम नए वेरिएबल फैक्टर्स लगा रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है, वो ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं या कम बढ़िया काम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा इससे पिछला जो टेबल है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी एंड एपी एंड एमपी, ये कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को पहले ध्यान से देखो आप। जो पहले डायग्राम बनाया था लॉ वेरिएबल क्वेश्चन में, उसमें सिर्फ टीपी और एमपी था। क्या था उसमें, टीपी और, मैंने डायग्राम इसलिए तीनों का बना दिया, आपको जिसका मर्जी रिलेशन पूछ ले, तीनों का पूछ ले, किसी दो का पूछ ले, आप उसको यूज कर। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे पहला डायग्राम तो यही रहेगा, ये क्या है हमारा टीपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे दूसरे डायग्राम में, एक होगा हमारा एपी का। पहले एपी का डायग्राम, इसके फर्स्ट यहाँ से हम इसको हाईएस्ट पॉइंट देंगे, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। ठीक है ना, अब एक चीज इसमें समझने वाली है, जो एमपी है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट, तो बाद में नेगेटिव भी हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहां पे ये 0 होगा, ये दोनों सेम है। अब इसमें एपी स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में नीचे टेबल में देखो, पहली आउटपुट पे टीपी एमपी एपी सब सेम है। पहली आउटपुट पे अगर टीपी भी 6 है, ये भी 6 है ना, एमपी भी, तो इसका मतलब टीपी और एमपी, दिस इज एमपी, टीपी और एमपी एपी स्टार्ट सेम पॉइंट से होंगे। स्टार्ट कहां से होंगे, सेम पॉइंट से होंगे। एपी पहले बढ़ेगा, फिर जैसे ही स्टेट चेंज होगी एपी विल स्टार्ट फॉलिंग, बट इट विल नेवर गो टू 0। ये बात याद रखना, एपी कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं 0 होता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो एपी पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्लाइन करेगा, धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा, वो कभी भी 0 को टच 0.001 आ जाता है। एवरेज प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्ट जिस दिन 0 हो जाएगा उस दिन एपी 0 होगा। तो एपी कैन नेवर बी 0, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये जो याद रखना, जो इसका फर्स्ट टॉप पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो इसका टॉप पॉइंट होगा, ठीक है, इसका टॉप पॉइंट यहीं से फॉल करना शुरू होगा, ये रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, तो ये इसका अगर आपको फर्स्ट से सेकंड से बनाना आ गया तो आप बाकी डायग्राम बना सकते हैं। रिलेशनशिप को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हां जी, व्हेन एमपी इज इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजेस। देखो एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ठीक है, व्हेन एमपी डिक्रीजेस, ठीक है, जब एमपी कम होना शुरू हुआ, डिक्रीज वाला स्टेज आया इसका, तो एपी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट पे बढ़ रहा है। टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज 0, ये वाला पॉइंट, देन टीपी इज मैक्सिमम। व्हेन एमपी फॉल्स बिकम्स नेगेटिव, देन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तो चार चीजें होगी, पहले में ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है,
ये कम हुआ, ये बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। पहले इसकी स्पीड ज्यादा है, बाद में इसकी स्पीड कम होगी, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट। इस फेज को कहेंगे डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। जब ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। जब ये नेगेटिव हो गया ये क्या हो गया? डिक्लाइन। ये तो सेम हो गया। अब नीचे आ जाओ एपी एंड एमपी, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एपी इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी। जब तक एपी एमपी इससे ऊपर है, ये देखो ऊपर है ना, एपी बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए तो एपी भी क्या करना शुरू हो गया? फॉल करना शुरू। ठीक है, तो एपी डिक्रीज व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। जब एमपी कम होना शुरू हो जाता है, फॉल होना शुरू हो जाता है, तो एपी भी क्या करना शुरू कर देता है? डिक्लाइन। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं उसके बाद एमपी 0 हो जाता है, फिर एपी 0। इन तीन प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पे फर्स्ट फेज में एमपी इज ग्रेटर देन एपी, यहाँ पे एमपी इज इक्वल टू एपी, और इस फेज में एमपी इज लेस देन एपी। ये तीन सिचुएशंस आ गई समझ? ठीक है, एमपी में भी 0 और नेगेटिव, बट एपी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। इसके नीचे लिख लो नोट, AP can never be negative। 1 मार्क पे क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम को थोड़ा नीटनेस से प्रैक्टिस करके बनाना। ठीक है, रिटर्न टू स्केल का एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जैसे रिटर्न टू फैक्टर के अंदर कौन सा लॉ पढ़ते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आपके सिलेबस में कौन से वाला है? ये वाला नहीं। क्लियर होगी सबको बात? अब नेक्स्ट वीक आपका एक टेस्ट होना है, ठीक है, बंद करेगा।